तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तीसरी चीज गॉस थ्योरम। बहुत बढ़िया चीज है ये गॉस थ्योरम भाई। कूलम्स लॉ जो अप्लीकेबल है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अप्लीकेबल है बच्चों। एक पॉइंट चार्ज क्यों है, आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो आप सीधा कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका आंसर आ जाता है E = K/Q/R²। एक पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेज हो या किसी बॉडी पे, रॉड पे बहुत सारे चार्जेज हो, शीट ऑफ मेटल पे बहुत सारे चार्जेज हो, तो भाई इस तरह के सारे सिचुएशन में लगता है भाई गॉस थ्योरम। और स्पेशली तब जब बॉडी सिमेट्रिकल हो, जैसे लाइन ऑफ चार्ज, शीट ऑफ मेटल, स्फेरिकल बॉडी, उस पर चार्ज हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पे निकालना हो, तो आप इसके लिए गॉस थ्योरम लगाएं। बहुत आसानी से लगेगा, बढ़िया होगा, इजी वे में होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई क्या नाम है गॉस थ्योरम में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर हम गॉस थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तसल्ली बख्श इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, और या फिर आप फाई ई से दिखाते हो, या फिर आप फाई ई से दिखाते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो जी, देखो ये कोई एरिया है, आहा एरिया। अब आपको देखो एरिया, भाई एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, लेकिन एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। इन मैनी केस एरिया इज ट्रीटेड लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को आप कैसे ट्रीट करेंगे? एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका कोई डायरेक्शन होगा ना, और उसका डायरेक्शन होगा एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो आपको याद रखना चाहिए क्या, एरिया इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो? अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो भाई इसका डायरेक्शन होगा कुछ, तो इट्स डायरेक्शन इज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होगा, एरिया से बाहर निकलते हुए होगा। समझे? तो हमेशा क्या होता है आउटवर्ड नॉर्मल। मैं देख रहा हूं कोई चीज मिल जाए, चले, ये इंक का बॉक्स है भाई, ये कोई चीज है। तो भाई ये एक एरिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये एरिया है, इसका डायरेक्शन होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये एरिया है, इधर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये एरिया है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये एरिया है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये एरिया देखोगे, इसका डायरेक्शन इधर होगा। भाई परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। कहीं पर भी देखोगे, किसी भी चीज पे देखोगे, तो जैसे इस एरिया की बात करूं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया होता है। क्या आप लोग सहमत हैं? आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया। बहुत बढ़िया। चले, अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो ये कोई भी एरिया है, और इस एरिया से आप देखोगे, ये कोई भी एरिया है, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है परपेंडिकुलरली, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से। समझ रहे हैं? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है एरिया के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ये होता है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। number of electric field lines passing normally through an area
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing normally through an area is called electric flux through it. Number of electric field lines passing normally through an area is called electric flux through it. क्या ये समझ में आया कि भाई ये कोई एरिया है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है भाई, इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक दिक्कत समझ में आ गया? तो आपको ले चलते हैं आगे ले चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लें। अब हमें चाहिए कोई फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला चाहिए भाई, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाएं, ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाएं, चलो वो भी सीखते हैं, ठीक। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है देखेंगे कि भाई ये एरिया वेक्टर हो गया, बहुत बढ़िया, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब यहां पर मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ कहीं पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर कहीं पर, ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके 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 भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन होगा, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ये डायरेक्शन है, ये एंगल होगा कोई, मैंने मान लिया थीटा, ये एंगल कोई होगा और मैंने क्या बोल दिया उसको, थीटा एंगल होगा, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब मैं चाहूं तो ई को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक कंपोनेंट होगा इसके साथ साथ, देख रहे हैं, एक इसके साथ साथ होगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा। भाई दो कंपोनेंट में तो ऐसे ही रिजॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया। भाई इसके परपेंडिकुलर जो है वो कंपोनेंट क्या लिखोगे आप बताओ? तो ये जो कंपोनेंट होगा ये, इसको लिखेंगे ई कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर में ई साइन थीटा ये आएगा, ई साइन थीटा आएगा ये, जिसके साथ देख रहे हैं आप एरिया के ऊपर ये क्या है ये, तो यहां पर आप देखो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाला कंपोनेंट भी, तो ये ऐसे मिल गया भाई। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ई कॉस थीटा इंटू ए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और मैं चाहूं तो इसको ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि भाई ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो भाई ए डॉट बी जो होगा यहां पर ये होगा ए बी कॉस थीटा। भाई दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ऐसा होता है, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा लिखें, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा लिखें, तो लिख दो भाई यहां पर। तो मैं लिख सकता हूं चाहूं तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो भाई मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का ये ई ए कॉस थीटा यानी कि ई डॉट ए। अब मुद्दा ये होता है कि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही क्यों लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया। अगर आप नहीं भी समझेंगे तो आपका काम चल गया, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट थोड़ी सी फील भी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में मजा भी आना चाहिए। तो आपको नॉलेज के लिए मैं बताता हूं कि मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों किया, बताते हैं आपको। देखो बच्चों कि एक यूनिट एरिया लिया मैंने, कोई एक यूनिट एरिया लिया, 1 मीटर स्क्वायर लिया, कितना 1 मीटर स्क्वायर, अगर मैं एम के एस में बात करता हूं तो इस
पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P पर मैं देखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगा यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया। तो ये जो यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इससे नॉर्मली परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है भाई? समझ रहे हो आप? एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे? तो आप ये यूनिट एरिया से देख लोगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रही है, परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहां पर कि भाई एक यूनिट एरिया से तो आपको पता चल गया भाई इतना ये जो E होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं उल्टा भी बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया क्या होगा? E होगा। E के बराबर होगा। एक यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो आप सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रख सकते हो एक यूनिट एरिया से। लेकिन अगर मुझे चाहिए इतने एरिया से परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, तो अब यहां पर ये जो मिला E cos थीटा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? E cos थीटा है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं एक छोटा सा यूनिट एरिया लूं तो उससे E cos थीटा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रहा होगा। जैसे यहां पर मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, तो E है। एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है? E। तो भाई यहां पर E cos थीटा है परपेंडिकुलर में, तो मैं बोलूंगा एक यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर से कितना फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो वो E cos थीटा होगा। अगर मुझे पूरे से देखना है, पूरे एरिया से, तो मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो मुझे मिलेगा इस पूरे एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रहा है। समझ में आ गया बच्चों? इस पूरे एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रही है, ऐसे मिल जाएगा हमें, ठीक है? इतना क्या है? एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, पूरे एरिया से चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, और वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E cos थीटा, सीधी बात करें तो E cos थीटा जो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट है इनटू एरिया, खत्म बात। E cos थीटा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया, खत्म बात। तो क्या यहां तक समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? बताओ, क्लियर है ये बात? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बताओ बताओ बताओ। ओके, अजफर सही है। मैं सोच रहा हूं तो कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाए जाएं, कैसा रहेगा? बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियोज बनाया जाए। चलिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, चलिए, आई एम प्लानिंग फॉर मोटिवेशनल वीडियो नाउ and planning to open a new YouTube channel जिसका नाम सोच लिया मैंने फंडू लाइफ करके एक चैनल मैं बनाने जा रहा हूँ जल्दी ही, होपिंग ठीक है, जिसमें कि मोटिवेशनल वीडियो, छोटे छोटे वीडियोज स्पेशली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लाइफ में स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करते हुए। चले, हाँ भाई बच्चों, तो भाई आ गया आपको ये, क्लियर है? बिल्कुल सही आ गया। तो चलो अब ये बताओ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है?
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है ये बताना आपको। दूसरा भाई ये स्केलर है या वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या क्या रहेगा, आपको ये सारी चीजें भी बतानी है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। चलिए चलिए अच्छा रहेगा। ओके, तो भाई अब जरा बात करते हैं यूनिट क्या होगी। पहली बात यूनिट क्या रहेगी, पहली बात है यूनिट। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट। तो प्यारे बच्चों यूनिट, यूनिट ऑफ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की क्या यूनिट होती है, कोई यूनिट नहीं होती सर, कॉस थीटा कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। भाई ये प्यारे बच्चों ये गॉस थ्योरम और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपका चैप्टर नंबर 6 में मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, बिल्कुल सिमिलर वे में है। ये सारी कहानी एक जैसी चलती है, ठीक है। यहां सीख लिया वहां फायदा होगा, वहां सीख लिया यहां फायदा होगा। चलो फिलहाल तो यहां सीखते हैं। तो भाई कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो भाई ये आ गया खत्म। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा एक और यूनिट होती है इसकी, आपको बता दूं मैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या यूनिट ऑफ आई, क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट उससे मिलता है। तो वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, ई ए कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू है वोल्ट अपॉन में मीटर इनटू एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मीटर स्क्वायर कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो ये आ गया वोल्ट इनटू मीटर। क्या मिल गया, ये वोल्ट इनटू मीटर मिल गया। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से। तो भाई दो यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बच्चों, एक है कूलम न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा वोल्ट इनटू मीटर, ये बड़ा पॉपुलर यूनिट है। आपसे बोल देगा कि भाई कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट वोल्ट इनटू मीटर होती है, बताओ। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इनटू मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वोल्ट इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वोल्ट इनटू मीटर। अच्छा जी, खत्म हो गया। हुआ 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 राम जी। चले खत्म। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई ये तो यूनिट तो देख लिया, सही बात है, इसकी यूनिट देख ली। अब ये क्या स्केलर है या वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी कोई चीज, ठीक है, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से मिले तो आपको स्केलर मिलता है। भाई डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको तीसरी चीज मिल रही है फाई, ठीक है ना। ई और ए के डॉट प्रोडक्ट से आपको फाई मिल रहा है, इसका मतलब फाई क्या होगा, एक स्केलर नंबर होगा। फाई क्या होगा, एक स्केलर नंबर होगा। फाई क्या होगा, एक स्केलर नंबर होएगा। खत्म बात। तो फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ कि भाई फाई जो है क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, क्या लगता है आपको, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक फाई के बारे में। भाई फाई, तो भाई वास्तव में फाई पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, भाई तीनों हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, यस, फाई कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो, यू कैन राइट डाउन। अब कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, चलो आपको डिटेल में बताते हैं। और ये काम भी आने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स में। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, बोर्ड में आने के पूरे चांस भी रहते हैं। तो हम जरा ढंग से समझ लेते हैं इसके स्पेशल केस कि कब कब पॉजिटिव होता है, कब कब नेगेटिव और कब कब जीरो। तो भाई ई और ए तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकते, कॉस थीटा ही हो सकता है बच्चों। ये कॉस थीटा ही पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, जरा ध्यान समझना है।
तो भाई कॉस थीटा में आपको पता होगा ये 0 है, ये 90 है और ये है आपका 180 डिग्री। अगर एंगल थीटा, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और अगर यहां पर थीटा, ठीक है, थीटा जो है वो 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 के बराबर हो या कम हो, तो प्यारे बच्चों उस केस में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। साइन याद रखना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ। आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे उनको पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कॉस थीटा क्या बल्कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में भाई इस वाले कोऑर्डिनेट में 90 से लेके 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर कॉस थीटा क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। क्या आप लोग सहमत हैं? कॉस थीटा यहां पर क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। अरे वाह भाई वाह, नेगेटिव हो गया। तो अब चलो देखते हैं। सो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे? थीटा पे। तो भाई फटाफट केस देख लेते हैं इस पे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जैसा इस फोटो में दिखा रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकलता हुआ दिखा रखा है। ओ वाह, ये कोई एरिया है, वाह ये कोई एरिया है। एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलती, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल। ये क्या 90 डिग्री से कम है? बिल्कुल कम है भाई थीटा। तो उस केस में कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो भाई इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? फाई आएगा यहां पर ई ए कॉस थीटा, और ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि भाई ई और ए तो पॉजिटिव था ही, और गजब हो गया, कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो गया। ई ए तो पॉजिटिव था ही, अरे भाई कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो गया। आहा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो गया, हो गया, हो गया। तो प्यारे बच्चों गजब हो गया यहाँ तो फ्लक्स ही पॉजिटिव हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? इस एरिया से ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलो इस एरिया से आप देख रहे हैं कि बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, चलो एक केस और बताता हूं आपको और मजा आएगा। तो यहां पर इफ इसी में इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री 90 से कम है ये भी। ठीक है, एक फिगर बना लेता हूं आपके लिए। तो देखो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? एरिया वेक्टर तो इधर आ गया, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? वो इधर ही आएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और इनके बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा 0 डिग्री। भाई जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। पता ही आपको, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इनके बीच में कोई एंगल कम करता गया, कम करता गया, कम हो गया, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, आहा, ये केस है। मगर एरिया वेक्टर तो है ही ना परपेंडिकुलर एरिया के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर है एरिया के ऊपर। तो भाई दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। देख रहे भाई, ये भी एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो भाई दोनों पैरेलल हो गए। ई और ए, थीटा हो गया 0। तो चलो भाई लिखते हैं, फाई क्या आएगा यहाँ पर? फाई ई इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 तो प्लस का 1 होता है भाई, कॉस 0 कितना होता है? प्लस का 1। तो ये प्लस का ई ए आ गया, cos 0 + 1 लिख देंगे, तो यानी कि पॉजिटिव आ गया, सीधी बात है। तो आप देखो, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपने क्या देख लिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है किसी एरिया से। ठीक है, किसी एरिया से बाहर निकल रहा है, तो उस फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे। उस फ्लक्स को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सो यू कैन राइट डाउन अ नोट, क्या? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। क्या नोट लिख सकते हैं? क्या नोट लिख सकते हैं अभी तक के केस में? क्या? सो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव।
आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। क्या करेंगे? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। समझे क्या? समझे। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव, खत्म बात। चलो दूसरा केस बताते हैं आपको। बता दूं? चलो दूसरा केस बताते हैं आपको कि भाई जब फ्लक्स क्या हो, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा भाई? एंगल की वैल्यू क्या? 90 से ज्यादा हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो। चलो भाई मिटाते हैं, ये सब कुछ मिटा दिया भाई, मिटा दिया। ओके ओके ओके, चलिए चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। आहा। तो केस नंबर 2, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई फोटो बनाओ जिसमें थीटा 90 से ज्यादा हो, कोई फोटो बनाओ तब मानेंगे इस बात को। अच्छा, तब मानोगे। तो ये ऐसा है, ये एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा। आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो यही होता है, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं भाई, हमेशा बाहर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अंदर की तरफ, ठक ठक ठक, ये एंटर कर गया। अब देखो भाई दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, दोनों का एरो अगर बाहर निकलते हुए है तभी इनके बीच में ये एक्चुअल एंगल है। लेकिन यहाँ एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर आ रहा है। तो ऐसे कठिन सिचुएशन में आप इसी को उठा करके यहाँ रख दो, ऐसे प्रोड्यूस कर दो या तो ये एंगल इनके बीच में एक्चुअल एंगल होगा। समझ रहे हो? लगना चाहिए कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं या फिर एक ही पॉइंट से अंदर आ रहे हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए। एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं या एक ही पॉइंट से अंदर आ रहे हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं या एक ही पॉइंट से अंदर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखा आपने, तो भाई मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, ये रहा। तो ये एक ही बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां दिखाऊं, ठीक है, या यहां दिखा दूं, एक ही बात है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है बच्चों, ये एंगल एक्चुअल एंगल नहीं है, ध्यान रखना, ये एंगल एक्चुअल एंगल नहीं है। कहीं आप बोलो कि सर ये 90 से कम है ना, ये नहीं लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, दिस इज द एक्चुअल एंगल। अब लग रहा है ना कि एक वेक्टर इधर निकल रहा है, एक वेक्टर इधर और एक इधर, लग रहा है ना, ये ई है, ये ए है। तो अब इसमें ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला? तो भाई 180 से बड़े वाला एंगल तो कभी लेंगे ही नहीं, 180 से छोटे वाला एंगल लेते हैं हमेशा। समझे? स्मॉलर एंगल हमेशा लेते हैं। लेकिन हाँ, दोनों लगना चाहिए कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं दोनों वेक्टर्स, तब तो ये थीटा है और ये थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, साफ दिख रहा है। तो भाई ऐसा होगा, 90 से ज्यादा होता है अगर एंगल, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो होती है नेगेटिव। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो खुद देखो फ्लक्स फाई क्या होगा इस केस में, इस फोटो में। तो क्या होगा? फाई ई ए कॉस थीटा, ई पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव भाई, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है यहां पर? नेगेटिव है। क्या ये बात सही बोल दी मैंने? हाँ बिल्कुल सही बोल दी, ठीक है, ऐसा है। तो यहां पर देखा आपने, ऐसा हो गया। चलो इसी में एक और बात बताते हैं, ए पार्ट, दूसरा बी पार्ट। अगर मान लो थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, तो अब ये 180 डिग्री कैसे होगा? 180 डिग्री? ये एरिया है, ये एरिया है भाई, ये एरिया है, और एरिया वेक्टर आपको पता है एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होता है। एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल तीरे नजर बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है भाई, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो अब आप देखो दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हुआ या नहीं हुआ? एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। भाई दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? बताओ, है। तो इस जगह देखोगे आप, एरिया तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका एरिया, इनके बीच में एंगल 180 साफ दिख रहा है। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, समझो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर हो गया, कोई एंगल थीटा है, इसको बढ़ाते गए 90 और बढ़ाते गए तो 180 डिग्री, देख रहे हैं 180 डिग्री हो गया। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है बताओ मुझे, बच्चा जानता है, माइनस का 1 होता है। तो अगर मैं फ्लक्स देखूं इससे तो फाई मिलेगा यहां पर ई ए कॉस 180 डिग्री, और प्यारे बच्चों यहां पर कॉस 180 -1 तो माइनस ई ए आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस विल बी नेगेटिव। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस विल बी क्या, नेगेटिव। तो आप देखो, अच्छा दूसरी बात तो भाई नेगेटिव हो सकता है, और ये केस बना दिया मैंने, डायग्राम बना दिया, और क्या और क्या चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, एरिया वेक्टर तो खैर बाहर की तरफ है, भाई एरिया तो हमेशा बाहर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, इसके अंदर जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, अंदर जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो किसी एरिया में एंटर कर रहा होगा वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दोनों ही केस में देखो, किसी भी एंगल में ऐसे या बिल्कुल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा हो, दोनों ही केस में नेगेटिव है। बाहर निकल रहा था, इससे पहले वाला केस तो पॉजिटिव था, और यहां पर एंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? चलिए अब हम नोट लिख सकते हैं क्या, सो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। सो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। तो नोट क्या होगा अपना, नोट सो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव, इज टेकन नेगेटिव। So inward electric flux is taken negative. इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसा लोगे बच्चों, नेगेटिव लोगे। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात पे? ठीक है, चलो एक लास्ट केस बनता है, अगर थीटा 90 से 90 हो एग्जैक्ट, क्योंकि 90 से ज्यादा वाला ले लिया, 90 से कम वाला ले लिया, अब एग्जैक्टली 90 होगा तो क्या होगा, cos 90 0। चलो देखते हैं। तो लास्ट केस चलो यहीं बना देते हैं यार। तो केस नंबर 3, ओहो गिर गया। तो केस नंबर 3, इफ थीटा इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो भाई ये ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ओहो ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, 90 डिग्री का मतलब सरफेस के साथ साथ ही जा रहा है। भाई एरिया 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, एरिया वेक्टर के साथ बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इस सरफेस के साथ साथ, तभी तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनेगा, प्लेन ऑफ एरिया नहीं, एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द एरिया। तो भाई इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इनके साथ 90 डिग्री बना रहा है, वाह भाई वाह। तो सरफेस के साथ साथ निकल गया। कोई भी चीज है, ओहो ये डस्टर है, इसके एरिया वेक्टर यहाँ देखूंगा इधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके साथ साथ, तो वो इसके साथ साथ जा रहा है, तो इसके अंदर तो नहीं गया कुछ, बाहर तो नहीं निकला कुछ, इसके साथ साथ गया भाई, साथ साथ गया, ठीक है, इसके साथ साथ गया, इसके साथ साथ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। तो यहाँ पर आप देखो, मैथमेटिकली देख लो पहले। तो फाई क्या होता है, ई फाई क्या होता है, फाई ई ए कॉस 90 होता है 0, तो फाई हो गया 0, पाई हो गया 0। तो वैसे भी देखो सरफेस के साथ साथ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो भाई सरफेस के अंदर थोड़ी गया, ये बाहर थोड़ी निकला, इसके साथ साथ जा रहा है। टूट गया था ऐसे करते करते एक्सपेरिमेंट तो इसके साथ साथ जा रहा है, साथ साथ गया, इसके अंदर थोड़ी गया कोई, या बाहर थोड़ी निकला कोई, ठीक है, साथ साथ चला गया। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर नहीं जा रहा, बाहर नहीं निकल रहा। ओके बच्चों, क्लियर है बात, क्लियर है क्या सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं?
तो देख लो सारे केस बता दिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। सही है बच्चों? कोई बताना चाहेगा अभी तक में कोई डिफिकल्टी, जरा सी भी कहीं पर छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम बताओगे? नो? ओके, चले फिर ठीक है, अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम अभी इंतजार करना, आएंगे ठीक है। आपको छोटे मोटे कुछ बड़े छोटे मोटे छोड़ो, अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। सर क्या ये एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई, बार बार आते रहते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। चलो करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है और ये है, नहीं बाकी मैं सारा मिटा देता हूं। चलिए देखते हैं। ओके चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, ये मिटाया रे, ये मिटाया रे, ठीक है ये। चलो अब मैं पूरा ही मिटा देता हूं। चलो 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 भाई चलो, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हाँ तो प्यारे बच्चों चलो फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं आपको। भाई हमें फॉर्मूला क्या पता है, तो ये एक एरिया है, ये कोई एरिया है, बहुत बढ़िया, ये कोई एरिया है। एरिया वेक्टर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, एरिया सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया इधर की तरफ है और ये कोई एंगल बना रहा है थीटा एरिया वेक्टर के साथ। तो भाई यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इससे ई ए कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। सही है, इतना हमें पता चल गया, इतना हमें पता चल गया भाई, इतना हमें पता चल गया। सही है। अब याद रखना, याद रखना ये थीटा एंगल किसके बीच में? ये एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ठीक है। ये अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, कि ये एरिया है, एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मान लो ये एंगल कई बार ले लेते हैं बच्चे, जो कि गलत हो जाएगा। प्लेन ऑफ एरिया, ये प्लेन है, प्लेन उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको ये एंगल नहीं लेना। ये थीटा एंगल किसके बीच में है? एरिया वेक्टर यानी कि नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने वाला। मैं आंसर शीट चेक करता हूं, देखता हूं कि बच्चे गलती करते हैं, खूब करते हैं ये। ओके तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन बनाते हैं, लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? A square area कितना? 20 इंटू 20 मीटर इंटू 20 मीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, मान लो 100 न्यूटन पर कूलम, मेक्स एन एंगल कितना? 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ एरिया, ठीक है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया। तो आपको उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है बच्चों। कैसे करोगे? करो, ट्राई करो, जल्दी से करो, देखते हैं क्या करते हो। सभी लोग करें फटाफट, जल्दी से करें शिकार और बन जाए शिकारी। कम ऑन, डू इट वेरी फास्ट, कम ऑन, डू इट वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से। क्या आएगा? जल्दी करो।
व्हाट यू थिंक? चले अब आपको बताता हूं। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही है, ये वाला लगाने वाला हूं अभी। तो भाई सॉल्यूशन एरिया देखें पहले, एरिया क्या है 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 सीधा लिख देता हूं मीटर स्क्वायर, तो 400 मीटर स्क्वायर ये मिल गया। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है आपको, हाउ मच 100 न्यूटन पर कूलम। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। फाई कितना होगा ई ए कॉस 30 डिग्री। ओहो ई ए कॉस थीटा होता है। ई लिख दिया आपने कितना 100 न्यूटन पर कूलम, एम के एस में चल रहा है, और ये 400 हो गया। कॉस यहां पर कितना लिख दोगे, थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दो। रखो यहां पर कॉस 30 होता है कितना √3/2 होता है, रख दो यहां पर। तो यहां पर रख दोगे तो 4 और उसके बाद 4 0 1 2 3 4 इंटू √3/2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर जो आएगा वो पक्का गलत होगा। पक्का गलत होगा। क्यों भाई, क्यों गलत होगा? फॉर्मूला ये नहीं होता क्या? कहां गड़बड़ है बच्चों, कहां गड़बड़ है? सोचो सोचो। बताया था आपको, बताया था। ये एंगल किसके बीच में दे रखा है यहां पर, ये 30 डिग्री किसके बीच में एंगल दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद प्लेन। तो इसी फोटो में देखो ये एंगल दे रखा है भाई। अरे भाई ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बट ये एक्चुअल एंगल नहीं है। हमें चाहिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, और वो एंगल ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा ये है 60 डिग्री। तो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था, बाकी सारा ठीक है। और ये आ जाएगा cos 60 होता है हाफ। तो कट कर दो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा सब कुछ आएगा यहाँ पर। तो ये आ गया 1 1 2 3 4, तो यानी कि 3×10⁴ इतना आ जाएगा। यूनिट लिख दो भाई, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, खत्म हो गया, फ्लक्स इतना आ गया। और ये प्लस का आया है, प्लस का साइन लगा दो, बढ़िया रहता है। नहीं लगाओगे तब भी खैर प्लस का ही है, लेकिन लगा देना चाहिए, अच्छा लगता है यहाँ पर, अच्छा लगता है। अरे वाह भाई, कितनी आसानी से शिकार हो गया। किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, कर दोगे शिकार? क्यों बच्चों, शिकार कर दोगे? बोर्ड में आ गया तो बन जाओगे शिकारी। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं बच्चों, ले चलते हैं आपको आगे। आगे अगला क्वेश्चन, चलिए 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 अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आई जे के टर्म में दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो और भी आसान हो जाएगा, और भी बहुत आसान हो जाएगा। ये लो बताते हैं आपको एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना E = 20 I कैप माइनस J कैप प्लस 6 K कैप, इतना न्यूटन पर कूलम इन अ रीजन। भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी लिख दिया मैंने, क्वेश्चन बना दूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द रीजन। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ऊपर वाली लाइन दिख रही है क्या? कंफर्म करो। क्या ऊपर वाली लाइन दिख रही है? यस दिख रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ये ऐसा है। तो भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, ओके बहुत बढ़िया। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, अच्छा जी, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में। अब मान लो कि कोई एरिया है, ठीक है, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ rectangular area,
रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, कितना, कुछ भी लिख देता हूं चलो, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लाइंग इन क्या, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो प्यारे बच्चों अब देखो एक रेक्टेंगुलर एरिया है, उसका एरिया सीधा दे रखा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, आपको करना भी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आईजेके के टर्म में। जैसे आईजेके का टर्म दिखता है बच्चे डर जाते हैं, खौफ के साए में आ जाते हैं पता नहीं ऐसा क्यों भाई, बहुत आसान है ये। तो ये इतना आ जाता है, इतना एरिया वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर 200, लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर में बदलेंगे अभी। अब आपको बदलना भी है और ट्राई भी करना है। एक 30 सेकंड का टाइम दिया ट्राई करने के लिए, एक बार ट्राई करो कि भाई इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। करो ट्राई, मैं अभी बताता हूं, जल्दी से विजुअलाइज करो। इसको भी आईजेके के टर्म में बदल दो तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ये वाला लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट वाला, करो जल्दी करो, कमान डू इट, कमान डू इट। बताओ क्या होएगा, बताओ, बता दो बता दो बता दो, करो भाई करो। चलिए आप लोगों ने ट्राई किया, अब मैं बताता हूं अरे वाह भाई, ये एक्स एक्सिस समझो, ये वाई एक्सिस समझे, और ये जेड एक्सिस। क्या ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड? बिल्कुल तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। भाई बचपन से सीखते आ रहे हो, एक्स और वाई ये है और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये तो आपको दिखता भी था, अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तीसरा लेकिन 3D है, आपको नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं कि भाई दो एक्सिस ये हो गए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया मान लो, और ये तीसरा ये हो गया जेड। तो आप देखोगे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स और जेड के बीच में एंगल क्या है, 90 है, ठीक है, वाई और जेड के बीच में भी 90 है, एक्स और वाई के बीच में भी एंगल 90 है। इन तीनों में से किसी भी दो को एट अ टाइम देखोगे तो उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तीनों में से किसी भी दो को एट अ टाइम देखो, उनके बीच में एंगल क्या मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। समझना आप जरा ध्यान से। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, दिखाने की जरूरत भी नहीं है। एरिया जो है बच्चों, एरिया, वो एरिया कहां पर है, मुझे बताओ एरिया कहां पर है, कौन से प्लेन में है एरिया? एरिया है वाई जेड प्लेन में। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, समझिएगा ध्यान से। तो एक प्लेन ये जो मिलेगा, ये वाला प्लेन जो मिलेगा, एक मान लो एक कार्डबोर्ड लगा दिया मैंने यहाँ पर, या प्लेन पेपर लगा दिया, तो ये एक्स है, ये जेड है, तो इसको बोलेंगे, इस एक पेपर लगा दिया तो इसको एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पर एक पेपर मैंने चिपका दिया तो इसको बोलेंगे एक्स वाई है, तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। और ये आपका वाई और ये जेड है, तो यहाँ पर एक पेपर चिपका दिया मैंने, तो ये वाई जेड प्लेन है। आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो वाई जेड प्लेन ये है बच्चों, ये मेरा हाथ मान लो रेक्टेंगुलर एरिया है। एरिया वेक्टर क्या होगा, विजुअलाइज करो और देखो। तो एरिया वेक्टर तो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये मार्कर एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। और इसको मैं फिक्स कर देता हूं, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई, ये जेड, तो वाई जेड प्लेन ये है। तो ये अपना रेक्टेंगुलर एरिया किस में था, वाई जेड प्लेन में था। तो ये मेरा हाथ रेक्टेंगुलर एरिया है, ये मार्कर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो मैं इसको, ये वाई है, ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन में रख रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है, एरिया वेक्टर किधर है बताओ मुझे? ये हाथ मेरा रेक्टेंगल है मान लो, और ये वाई जेड प्लेन में है, ये रहा। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया किधर है, किधर है बताओ? किस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है आपको? किस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है आपको बताओ? यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ से देखो क्या लग रहा है बताओ? क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल में लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा? ये एरिया कहाँ पर है? वाई जेड प्लेन में है। एरिया वेक्टर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, ये रहा मार्कर, और वो किधर है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है बताओ?
एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है भाई? बिल्कुल है या नहीं है? बता दो, बताओ है या नहीं है? तो भाई यहाँ पर ये एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पर रेक्टेंगुलर अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो, और इसका डायरेक्शन होगा एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये होगा एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, ये होगा। ओके, तो ये क्या है भाई? आपको पता है इस डायरेक्शन में आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो यहाँ पर इसका एरिया तो मिल ही गया आपको, इसको एरिया तो आपको मिल ही गया है। यहाँ पर ये एरिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का? तो इधर होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं आई कैप लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैप लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैप लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैप लिख सकता हूँ। तो ये आई कैप हो गया। ओके बच्चों, तो यहां पर आप फाई निकालेंगे तो ई डॉट ए सीधा लिखेंगे, और अगर आई जे के टर्म में हो तो सबसे आसान क्वेश्चन बन जाता है एक बार अगर आपने आई के जे के टर्म में चेंज कर दिया तो ई की वैल्यू रख देंगे 20 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप, डॉट लगा दो डॉट, एरिया वेक्टर ये रहा 200 आई कैप। तो भाई आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, यही होता है। आगे कुछ नहीं है तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे भी लिख सकता हूँ ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर चाहो तो लिख दो। तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 200 कर देंगे, जे वाले को जे वाले से -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले को के से करो तो 6 इंटू 0 से कर दो मल्टीप्लाई, बात बन जाएगी। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 2 3 0 इतना, क्या बाकी तो 0 हो गया भाई, प्लस का लग रहा है। तो फाई इज इक्वल टू 4000 यानी कि 4 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? क्या बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? जरा भी बताओ बच्चों, कोई भी डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं पर भी कैलकुलेट करते हैं। कोई भी एरिया दे रखा हो तो आप विजुलाइज करो कहां पर है वो, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो आपकी बात बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ठीक है, एक क्वेश्चन कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका सॉलिड हो गया। चलो करते हैं एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे, इससे बाहर कुछ नहीं बनता, इन्हीं पे क्वेश्चन बना देता हूं। चलो ठीक है, तो चलिए अब मैंने यहां पर मैं चेंज करने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी लिख दिया मैंने, 10 आई कैप कुछ भी लिख दिया प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अ रीजन। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर एरिया 200 लाइंग इन, चलो एक्स वाई प्लेन कर दिया, ठीक है बच्चों, एक्स वाई प्लेन कर दिया। अब आपको करना है, तो मैंने बस क्वेश्चन में चेंज कर दिया क्या, एक्स वाई प्लेन, और ये कर दिया। अब आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। चलो ट्राई करो, अब फिर से ट्राई करो, अब आप लोग ट्राई करो जल्दी से, तरीका यही रहेगा, ठीक है। एरिया वही है 200 ही है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आई जे के क्या लिखोगे वो आप देखो, तो फ्लक्स फाई होगा, ई डॉट ए होगा, ई सर आप खुद ही लिख रहे हो सर, मैं नहीं लिख रहा, आपको सोचने का टाइम दिया है, लिखो ट्राई करो। एरिया की वैल्यू यहां रखेंगे, फिर हम डॉट करेंगे तब आएगा आंसर। सोचो, बनाओ डायग्राम, विजुअलाइज करो, एक्स वाई प्लेन में रखो उस रेक्टेंगल को, और देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू द एरिया किधर होगा, तभी बात बनेगी। डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, करो बच्चों, करो करो, कमान डू इट। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और परफेक्ट आता है। कौन होता है शिकारी? शिकारी नंबर 1, शिकारी नंबर 1। चलो चलो, चलो चलो भाई, करो 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 बच्चों, क्या आएगा बताओ। चलिए 30 सेकंड और दूंगा बस,
ट्राई करो, सभी एफर्ट्स लगाएं भाई, बैठ के आराम नहीं करना, एफर्ट्स लगाना है तभी मजा आएगा। ओके, उदिता का आंसर सबसे पहले आया -1600। ओके ओके भाई, नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो पढ़ोगे कभी भविष्य में, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। एकांश का कहना कुछ और है, 1600 इंटू 10⁻⁻6 है, लेकिन सही जवाब क्या है? अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया, थैंक यू, बाकी लोग भी कर ही रहे होंगे। तो चलो यहां पर मैं बना लेता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस देख रहे हैं आप, और ये जेड एक्सिस है भाई, ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब रेक्टेंगुलर एरिया अपना कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में है। अब देखेंगे एक्स वाई प्लेन में है बच्चों, तो यहां पर अपना एरिया जो है, ध्यान से समझो, एरिया है, ये एरिया है, और ये कहां पर है? ये यहां पर है। ये एरिया है अपना, ये एरिया है, एक्स वाई प्लेन में है। बहुत बढ़िया, दिख रहा होगा आपको। अब इसके ऊपर अब देखो, तो खुद देखो, आप खुद देखो, 3 एक्सिस बनाओ और खुद देखो क्या हो रहा है कि भाई यहां पर फिर से देख लेते हैं कि भाई यहां पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये तीसरा हो गया आपका जेड एक्सिस बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई जेड। इधर जो यूनिट वेक्टर होता है आपको पता है आई कैप, इधर जो होता है यूनिट वेक्टर जे कैप, और इधर ये दिखने में परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, इधर होता है के कैप, आपको पता ही है। I cap is a unit vector acting along positive x axis. J cap is a unit vector acting along positive y axis, and K cap is a unit vector acting along positive z axis. अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसा है 2 एक्सिस, ये तीसरा एक्सिस है। अब आप समझ लो, ठीक है, यहीं पर रेक्टेंगल रखा हुआ है। अब आप खुद देख लो यार, मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बोर्ड पे ही, ये बोर्ड वाला प्लेन ही है, एक्स वाई प्लेन देख रहे हो, बोर्ड वाला है, उसी पे रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, जेड एक्सिस दिख रहा है। जेड एक्सिस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मुझे बताओ, जेड एक्सिस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है सारे, तो भाई साफ दिख रहा है। इस बोर्ड के ऊपर ये एक्सिस परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है बताओ मुझे? जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? के कैप होता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा के कैप, तो इतना क्या हो जाएगा? के कैप आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको उठा के रख दो यहां पर, 200 के कैप, 200 क्या आएगा? के कैप। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 200 के कैप, आप ऐसा लिख सकते हो। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6 दूनी 12 टक टक, और ये आ जाएगा, बस इतना ही आएगा। ओहो, ठीक है ना, सही लग रहा है ना भाई? ठीक तो लग रहा है मुझे। ये 8 है क्या? अच्छा, ओहो ओहो, गलती क्यों लिख दी? ये कैसे गलती कर दी मैंने? तो ये नहीं है वहाँ, ये नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने कैसे लिख दिया था? अच्छा, ये पहले वाला चल रहा था क्या? ओके, ओहो, तभी गलती होगी। तो यहाँ पर 10 वाला आ गया, तो प्लस का 6 आ गया, यहाँ पर माइनस का 8 आ गया, सही है ना? हाँ, तो भाई रख दो यहाँ पर, तरीका तो वही रहेगा अपना, तो तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। चलो भाई दोबारा लिख देते हैं। ई ये रहा, यानी कि ये, तो यहाँ पर आ गया 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, डॉट इतना के कैप, या 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 200 के कैप हम लिख सकते हैं। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्या आएगा? 8 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। इतना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 1600 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आएगा, या फिर वोल्ट इंटू मीटर भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। या इसको लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये सारे तरीके हैं लिखने के, आप कैसा भी लिख दें चलेगा। ओके बच्चों, क्या ये बातें क्लियर हो गई? भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढंग से समझ में आ गया आपको? बताओ किसी को कोई डिफिकल्टी रही हो तो।
जरा सी भी कोई डिफिकल्टी तो अब कोई बोर्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो शिकार कर दोगे, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, कर दोगे शिकार, बन जाओगे शिकारी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।